नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक के काव्य खंड से एक कविता वे आंखें, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। कविता को समझने से पूर्व हमें कवि को समझना होगा। कवि परिचय देखिए। सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम है गोसाई दत्त। इनका जन्म हुआ 1900, कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। सम्मान मिले इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। इनकी मृत्यु हुई 1977 ईस्वी में। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। और दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कवि परिचय आपको बताया। इसमें से कुछ MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पंत जी की भाषा हो गई, या उन्होंने कौन सी पत्रिका में काम किया, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया, उन्होंने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने कौन सी भाषा का पक्ष लिया। इस प्रकार से MCQs पूछे जा सकते हैं, तो कवि परिचय को ध्यानपूर्वक समझना। अब हम कविता पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको काव्य पंक्तियाँ बताऊंगी, उसके बाद अर्थ बताऊंगी और इसका सारांश समझाऊंगी। इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। एक एक शब्द का अर्थ समझो बच्चों। अंधकार मतलब अंधेरा, गुहा गुफा, सरीखी समान या जैसे, दारुण भयानक, दैन्य दीनता, नीरव मौन या शांति या चुप्पी। अब इसकी व्याख्या समझिए, लेकिन व्याख्या से पूर्व प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से वे आंखें कविता से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं।
प्रस्तुत कविता में कवि ने किसानों की दुर्दशा, शोषण एवं दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, कि अंधकार की जैसी, किसके जैसी? गुफा सरीखी, गुफा के जैसी। किसान की आंखों में जब कवि ने देखा तो वो आंखें कवि को अंधकार की गुफा के जैसे प्रतीत हुई। उन आंखों से डरता है मन, कि जिस प्रकार से हमें किसी अंधेरी गुफा से डर लगता है, उसी प्रकार से कवि को किसान की आंखों में झांकने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुफा के समान है, गुफा के समान अंधकार भरी हुई है, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और कहते हैं कि उन आंखों में करुणा से युक्त, दरिद्रता से युक्त, दीनता से युक्त रुदन व्याप्त है। उन आंखों में दरिद्रता है, गरीबी का दुख है, कष्ट सहने का मौन रुदन है। इसीलिए कवि को उन आंखों में झांकने का साहस नहीं होता है, उन आंखों से डर लगता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। अब इसका अर्थ समझिए। स्वाधीन मतलब आजाद, स्वतंत्र, अभिमान गर्व, मंझधार धारा के बीच, जैसे मंझला होता है ना, मंझला कौन सा पुत्र होता है? बीच वाला पुत्र। तो इसको इस प्रकार से याद रखना। और धार मतलब धारा, धारा, मंझधार मतलब धारा के बीच। और यहाँ पर मंझधार किसके लिए लिया गया है? समस्याओं के बीच। कगार नदी का ऊंचा किनारा या टीला, सदृश समान। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहते हैं कि आज भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, लेकिन इसका अभिमान उसकी आंखों में झलकता है कि वह आजाद है, उसके अपने खेत हैं, लहलाते खेत हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आजाद होने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़कर ही लोग चले गए हैं, उसे अकेला छोड़ दिया है, उसे किनारा कर लिया है, उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर यह संसार उससे किनारा कर रहा है। नदी के किसी किनारे के समान प्रतीत हो रहा है। इन पंक्तियों की काव्यगत विशेषताएं क्या होगी? कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। अंधकार की गुहा सरीखी मतलब अंधकार की गुफा जैसी, और संसार कगार सदृश, संसार कगार मतलब किनारे के जैसे। तो यहाँ पर तुलना की गई है। इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है, दैन्य दुख द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है, लेकिन कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे अंधकार, गुहा, दैन्य, सदृश्य इत्यादि। आगे की काव्य पंक्तियां देखिए। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अब इनमें शब्दार्थ देखिए आप, क्या है? दृग मतलब होता है नेत्र, बेदखल मतलब निकाल देना, तृण तृण मतलब तिनके तिनके में। अब इसका अर्थ देखिए आप, प्रसंग वही रहेगा जो ऊपर हमने किया था। अब इसका काव्यांश का अर्थ देखिए। लहराते वे खेत द्रगों में, कवि कहते हैं कि जो हरे भरे उसके खेत थे, फसलों से लहलाते हुए वो जो खेत थे, वो उसकी आंखों में घूम रहे हैं। उसकी आंखों में प्रसन्नता का संचार होता था। क्या देखकर? अपने लहराते हुए खेतों को देखकर। अब उनसे वो बेदखल हो गया है। महाजन ने बहुत धोखे से उसके खेतों को उससे छीन लिया है। अब वो उसके खेत नहीं रहे हैं, उनसे वो बेदखल हो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण में। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनकों को देख देख कर ही, तिनके तिनके को देख कर ही वो खुश हो जाता था, खुशी से झूम उठता था, क्योंकि वो ही उसकी प्रसन्नता का आधार थे। अब उससे इस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार उससे छीन लिया गया है,
क्योंकि वो अब अपने ही खेतों से बेदखल हो गया है। जो हरियाली, जिसकी हरियाली के तिनके तिनके में उसके जीवन की हंसी बसती थी, उन खेतों से, उन लहराते हुए वो खेतों से जो उसकी आंखों में बसते थे, उनसे अब वो बेदखल हो चुका है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन क्या होता है? जमींदार के कारिंदे, जमींदार के आदमी। कहता है कि आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कौन है आंखों का तारा? उसका बेटा। बहुत प्यारा, यह मुहावरे का प्रयोग किया गया है, आंखों का तारा बहुत प्यारा, कि उसका बेटा उसे बहुत प्यारा लगता है। किसान का एक बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था। अब वो कहाँ गया? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जो जवानी में ही जिसे कारकुनों ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। वह सौंदर्य क्या होगा कि यहाँ पर जमींदार ने किसान को उसकी ही जमीन से बेदखल कर दिया। इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। लहराते हुए खेत, कारकुनों की लाठी से मारे जाने का बिंब प्रभावशाली है। आंखों में ही घूमा करता, आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? जब एक शब्द दोबारा से लिखा जाता है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, वहां पर शब्द की पुनरावृत्ति होती, बिना अर्थ बदले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। आगे काव्य पंक्तियां देखिए। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहकर आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने को आने देती, आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब इसमें अर्थ देखिए। महाजन, महाजन मतलब जो ऋण देने वाला है। कौड़ी, एक पैसा, जैसे पहले जमाने में कौड़ी चलती थी, वो एक पैसे के लिए। आंखों में चुभना, बुरा लगना। कुर्क, नीलामी। बर्धों, बैल। उजरी, उजरी वैसे तो उज्जवल होता है, सफेद, लेकिन यहाँ पर कवि की गाय का नाम है उजरी। दुहाने, दूध निकालना। आंखों में नाचना, बार बार याद आना। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। जब किसान को उसके ही खेतों से बेदखल कर दिया गया तो क्या हुआ कि उसने उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया। जो खेत थे उसके, उन पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि उसने ना तो ब्याज दिया और ना मूल देने के लायक है वो, तो उसके खेतों पर स्वयं का कब्जा कर लिया उसने। उसका घर द्वार सब कुछ बिका दिया। महाजन ने ब्याज की एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। वो अपना एक एक पैसा वसूल कर लेना चाहता था किसान से, सूद समेत उस पैसे को वापस चाहता था, इसलिए उसने उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया। और यहाँ तक कि क्या था, उसकी बैलों की जोड़ी थी जिनसे वो अभिमान पूर्वक खेती करता था, जो उसकी आन बान शान थे। ऐसे बैलों की जोड़ी रह रहकर उसको बार बार वो याद आती है। अब उसे अपनी गाय का भी ध्यान आता है, जो कि कुजरी नाम की गाय है, जिसे वो बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम पूर्वक उसका दूध निकालता था। लेकिन अब उसे उसका ध्यान आता है तो वो सोच रहा है कि उजरी गाय तो मेरे अलावा किसी को अपने पास फटकने तक नहीं देती थी, आज वो गाय भी मुझसे छिन चुकी है, गाय को भी नीलाम कर दिया गया है। अब वो उसका दूध कौन निकालेगा अपने पास? जब वो किसी को आने नहीं देती थी तो उसका दूध कौन निकालेगा? यही सोचकर वो परेशान है। अब कवि कहते हैं कि जो उसकी सुख की खेती थी, धन दौलत, लहलाते खेत, परिवार, सब कुछ उजड़ चुका है। इतने मेहनत से जो उसने अपना आशियाना बनाया था, उसने दिन रात मेहनत करके जो लहलाती फसल उपजाई थी, वो सब कुछ तो अब उससे छिन चुकी है। अब तो ये जो पिछली जो यादें हैं, सुख की खेती अर्थात जो सुखद स्मृतियां हैं, वो उसकी उजड़ चुकी हैं। और यही सब चीज़ें उसकी आंखों में बार बार नाच रही हैं, अर्थात यही सब चीज़ें उसकी स्मृति में तैर रही हैं, उसे बार बार याद आ रही हैं। काव्य सौंदर्य क्या है कि इस काव्यांश में कवि की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। मुहावरा शब्दावली है, जैसे आंखों में चुभना या आंखों में नाचना। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
और भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। अगली काव्य पंक्तियां देखिए। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया। दवा दर्पण मतलब दवाई आदि, घरनी उसकी पत्नी, दूध मुही दूध पीने वाली छोटी बच्ची। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? काव्यांश में व्याख्या क्या होगी इसकी कि कवि ने अपनी पत्नी का वर्णन किया है कि उसकी पत्नी बीमार थी, दवा के पैसे नहीं थे क्योंकि खेत बिक गए, बैल बिक गए, गाय भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है उसके पास, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो अब दवाई कहाँ से लाएगा? बिना दवाई के, बिना इलाज के अभाव में उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई। आंखें आती भर मतलब उसको याद करके कवि की आंखों में पानी आ जाता है। कवि अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी पत्नी को दवाई भी नहीं दिलवा सके, जिसके कारण वो उसके प्राण चले गए। देख रेख के अभाव में दूधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद ही मर गई क्योंकि उसकी पत्नी मर गई और दूध पीने के लिए तो गाय उनकी पहले से नीलाम हो चुकी थी। अब दूधमुही जो बेटी थी उसकी 2 दिन बाद वो भी मर गई। घर में और विधवा पतोहू रही, पुत्रवधू है क्योंकि बेटा तो उसका कारकुनों की लाठी से मारा जा चुका था। घर में रही विधवा पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू पुत्रवधू की पत्नी, पतोहू को यहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी का रूप दिया है कि लक्ष्मी घर की लक्ष्मी थी लेकिन पति घातिन, पति को मारने वाली। क्यों कहा है? यहाँ पर समाज की कितनी मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। यद्यपि उसकी मृत्यु में उसकी पत्नी का कोई हाथ नहीं था, किसान के पुत्र की मृत्यु होने में उसकी पतोहू का, पुत्रवधू का कोई हाथ नहीं था, फिर भी उसे पति घातिन कहा गया। तत्कालीन समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है कि लोगों की सोच कैसी थी, तो उसे लक्ष्मी का रूप दिया गया है। हालांकि वो घर की लक्ष्मी थी लेकिन उसे पति घातिन कहा गया, पति को मारने वाली कहा गया। और पकड़ मंगाया कोतवाल ने, अब कोतवाल था, उसने उसे अपने पास बुलाया और कुकर्म किया जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। तो इसमें किसान पर होने वाले अत्याचारों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। करुण रस की अभिव्यक्ति है। दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है। कुछ ग्रामीण शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है जैसे लक्ष्मी, पतोहू आदि, और भाषा सरल व सहज है। अगला काव्यांश। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती मतलब जिसे तिरस्कृत किया जाता है, जोरू पत्नी, सुध मतलब याद, सांप लौटना मतलब जलन होना। खैर पैर की जूती जोरू। अब कवि ने देखो यहाँ पर समाज की उस स्थिति का भी वर्णन किया है कि लोग नारी को कैसे समझते थे। नारी को तो पैर की जूती समझा जाता था। जोरू मतलब पत्नी तो पैर की जूती है। अगर मान लो पैर की एक जोड़ी जूती टूट भी गई है तो लोग फटाफट दूसरी जूती ले आते हैं कि चलो एक न सही दूसरी सही। इसी प्रकार से यदि पत्नी मर गई है तो चलो बेटे की दूसरी शादी कर देते हैं। ऐसी मानसिकता है लोगों की कि न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की जब सुध आती है, अपने जवान बेटे को याद करता है, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं और उसकी छाती फटने लगती है, उसे बहुत दुख होने लगता है। अपने जवान बेटे को याद करके किसान बहुत दुखी हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। सदृश्य मतलब समान, चितवन मतलब देखना, दृष्टि। अब कहते हैं कवि कि जब किसान को अपनी पिछली सुख की खेती याद आती है, अपनी पिछली सुखद स्मृतियां याद आती हैं, सुख की यादें के बारे में वो सोचता है, तो एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि कैसे उसके लहराते हुए खेत थे, उसकी बैलों की जोड़ी थी, एक गाय थी, भरा पूरा परिवार था। इन सब चीज़ों को याद करके उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है, बहुत खुशी का अनुभव वो करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वास्तविकता से परिचित होता है कि ये सब चीज़ें अब मेरे से चली गई हैं, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं बचा है,
सभी मर चुके हैं, मेरी सब चीज़ें मुझसे छिन चुकी हैं। इन सब चीज़ों को वो याद करता है तो उसके मन में कांटा सा चुभता है, एक तीखी नोक सदृश, एक तीखी सुई के जैसे ये यादें उसके मन में चुभने लगती हैं। सुख की जो चमक थी वो तो पल भर के लिए थी, क्षण भर के लिए चमक थी, जबकि अब वो जब वास्तविकता से परिचित हुआ है तो अब तो उसके दुखों का कोई अंत ही नहीं है। अब किसान की जो आंखें हैं वो अंधकार की गुफा जैसी हो गई हैं। उसका जीवन तो केवल हताशा, निराशा और दुख ही उसके जीवन में रह गया है। अब इसके अलावा तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं शेष है। इसीलिए कवि जब उन आंखों की ओर देखता है तो उन्हें उन आंखों से डर लगता है। उन आंखों को वो पढ़ना चाहता है कि गुफा की जैसी है, उसमें कितना ही तुम अंदर तक छानबीन कर लो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जो किसान था वो पहले बहुत सुखी था, लेकिन यहाँ पर शासक वर्ग की इन कमियों के कारण धीरे धीरे करके उसका जीवन उजड़ जाता है और उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ विशेष नहीं रहता है। काव्य सौंदर्य में क्या करेंगे कि किसान की मानसिक पीड़ा का करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। न सही एक दूसरी आती, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को प्रकट किया गया है। मुहावरेदार शैली है, जैसे सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती, ये सारे मुहावरे हैं। तीखी नोक सदृश्य, सदृश्य क्या बताया था? समानता। और जहां कहीं भी समानता होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। और भाषा सरल व सहज है। यहीं पर हमारी सारी व्याख्या समाप्त हुई। आशा है आपने इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी काव्य पंक्ति में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है, मुझे लिख भेजिए, आपको तुरंत जवाब दूंगी। लेकिन एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।